नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट का तनाव केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आम आदमी की रसोई, परिवहन खर्च और घरेलू बजट तक पहुंच चुका है। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें महंगाई को नई रफ्तार दे रही हैं और जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगे हुए हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ रही है और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी ऊपर जा रहे हैं। हाल के सप्ताहों में तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कई बार बढ़ोतरी की है, तो वहीं कमर्शियल और रसोई गैस के बढ़े दामों ने भी आम लोगों की जेब पर सीधा डाका डाला है। दूसरी ओर महंगाई के डबल अटैक से जीएसटी व्यवस्था में छूट के दायरे के सीमित होने के बाद भी सस्ते दिनों की उम्मीद दूर होती नजर आ रही है। सरकार की निगरानी सूची में शामिल 54 वस्तुओं में से 41 अब सितंबर 2025 को हुई जीएसटी कटौती से पहले की कीमतों से भी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। इन दैनिक उपयोगी वस्तुओं के दाम 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। अब बढ़ती महंगाई और टैक्स के बोझ ने आम आदमी की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी है। ऐसे में घरेलू बजट संभालना पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका ईरान जंग का असर, क्रूड में उछाल से बढ़ी महंगाई की मार, तेल संकट से बढ़ी टेंशन, पेट्रोल डीजल महंगा तो रसोई का बजट बिगड़ा, क्रूड की आग में झुलसी जेब और ईंधन महंगा होने से बढ़ी रोजमर्रा की कीमतें। आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर दुनिया के साथ साथ भारत में भी आम लोगों की जेब पर दिखने लगा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे भारत समेत कई देशों में ईंधन महंगा हुआ है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है। ऐसे में क्रूड ऑयल महंगा होने का सीधा असर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर पड़ा है। बीते 2 से 3 महीनों में ईंधन की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे परिवहन लागत बढ़ी है और इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा के सामानों की कीमत पर पड़ा है। ऐसे में देश में खाद्य वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के साथ ही सब्जियों, दालों, खाद्य तेल, मसालों और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से घरेलू खर्च में लगातार इजाफा हो रहा है। एक ओर आमदनी की रफ्तार सीमित है तो दूसरी ओर खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बीते 3 महीनों के दौरान यदि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर नजर डालें तो इनमें 15 मई 2026 को 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ा, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। 19 मई 2026 को पेट्रोल 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, डीजल 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। 23 मई 2026 को पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। 25 मई 2026 को 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर बढ़ा तो डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। कुल मिलाकर 15 मई से 25 मई के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। बात यदि घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की करें तो इनमें घरेलू एलपीजी मार्च 2026 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई। जून 2026 7 जून से घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा कर दिया गया। कुल बढ़ोतरी मार्च जून 2026 की 89 रुपए प्रति घरेलू सिलेंडर हुई, जबकि कमर्शियल एलपीजी 1 मई 2026 को 993 रुपए प्रति सिलेंडर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। 1 जून 2026 को 42 से 53 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अप्रैल में 195 रुपए और मार्च में 144 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। जनवरी से जून 2026 के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर करीब 1422 रुपए महंगा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की मजबूती और ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों की वजह से आयात भी महंगा हो गया है, जिससे रोजमर्रा की खाद्य सामग्री के दामों में इजाफा हुआ है। हालांकि महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए सरकार सप्लाई बढ़ाने, जमाखोरी पर शिकंजा कसने और गरीबों को सब्सिडी का सहारा देने जैसे कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। खास तौर पर खाद्य वस्तुओं, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों को काबू में रखने पर सरकार का फोकस है। सरकार के बयान में कहा गया, भारत उन कुछ देशों में से एक रहा जिसने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद भी इस जरूरी समुद्री रूट से अपने एनर्जी कार्गो की आवाजाही जारी रखी और देश में किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी को कंट्रोल में रखा।
लेकिन विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर सरकार को नाकाम बताते रहे। इस प्रकार से युद्ध की परिस्थिति है, दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। हर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस इसके मूल्य बढ़े हैं। भारत में फिर भी उसको काफ़ी कंटेन करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे ऐसा लगता है युद्ध की परिस्थिति जब तक है तब तक कुछ बातें इस प्रकार से होगी, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा है कि कीमतें कम भी हुई है, तो कीमतें जब आवश्यकता और जिस समय उपलब्धता होगी तो कम भी होगी। भारत सरकार ने दुनिया की तुलना में सबसे कम दाम बढ़े हैं, क्योंकि सरकार यहाँ आवाम की चिंता कर रही है, जनता की चिंता कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि कम से कम बोझ जनता पे डाला जाए। सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं है। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला करके इसके उपाय तलाशने चाहिए। उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों की जेब के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार दाम पर दाम बढ़ाते जाएगी, महंगाई बढ़ाते जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम 15 दिनों के भीतर 3 बार बढ़ा दिए, फिर सीएनजी के दाम बढ़ा दिए, अब एलपीजी के दाम बढ़ा दिए। तो इसका असर सीधे जनता पर पड़ रहा है। महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में कहा था हम 26 में खड़े। इस 12 वर्षों के बाद भी अगर महंगाई की मार खत्म नहीं हो रही है तो इससे अच्छा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। गैस का दाम बढ़ाना इस देश के लोगों के ऊपर एक और बोझ डालने के बराबर है, उनकी कमर तोड़ने के बराबर है, मैं यही कहूँगा। और महंगाई इनसे रुक नहीं रही है, क्योंकि इनका दिन रात तो दिमाग लगा रहता है हिंदू मुसलमान में। आपके लिए काम कब करेंगे? पेपर लीक हो रहा है देश भर में। नीट के परीक्षा लीक के कारण अब तक 5 छात्र छात्राएं अपनी जान दे चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। कोई फर्क है सरकार में? बहरहाल अब सियासत जो भी हो, लेकिन ईंधन की कीमतों में लगी इस आग का सीधा असर आम नागरिकों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खाड़ी देशों में तनाव भारत के लिए केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि आम लोगों की जेब से जुड़ा आर्थिक सवाल भी बना है। ऐसे में यदि तनाव लंबा खिंचता है और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आता है, तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्य वस्तुओं और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि भारत के रणनीतिक तेल भंडार और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत ऐसे झटकों के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है और लगातार वाकई में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, एक बात है मिडिल ईस्ट का तनाव, लेकिन कब तक मिडिल ईस्ट के तनाव को लेके सारी चीजें करेंगे? तनाव तो बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन इस बढ़ते तनाव से जनता कैसे निकलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोष पाल। तपोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रजनीश कौशिक। रजनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीशम जैदी। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आर्थिक मामलों के जानकार हैं डॉक्टर लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लोकेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जा रही है आपको? हाँ लोकेश जी, अभी आपका ऑडियो आ रहा है। लोकेश जी, मुझे लगता है महंगाई को लेके हम बहुत सारी चर्चाओं में रहे हैं। दूसरी चीज, इकोनॉमी को लेके भी हमने बहुत सारी बात की है। मूल रूप से आज की जो बात है, महंगाई का बढ़ता डोज और जनता पर बढ़ रहा बोझ, ये जो एक लाइन है उसका एक सीधा और सटीक सवाल आज यहाँ आकर ठहरता है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है, ये तो देखिए बदस्तूर जारी है पिछले कई महीनों से, ये ऐसे ही चलता जाएगा। आज की भी अपडेट्स यदि हम देखें तो फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तमाम चीजें हुई है, ईरान का अटैक होगा, अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो जो सिचुएशंस बन रही हैं वो बहुत पैनिक होती जा रही हैं, क्योंकि अभी तक तो ठीक है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर आज फिर बढ़ा, ये सारी चीजों की मार तो थी ही, लेकिन जो चीजें हैं, जो खाद्य वस्तुएं हैं, वो भी हुई हैं। जिन चीजों में आप जीएसटी की छूट की बात कर रहे थे, उनके रेट्स भी बहुत आए हैं। तो क्या हम सिर्फ मिडिल ईस्ट के तनाव का रोना रोते रहेंगे और महंगाई ऐसी बढ़ती चली जाएगी? क्या इसका कोई दूसरा समाधान नहीं देखते? कैसे निकलेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हद तक यदि और चलता रहेगा बहुत मुश्किल हो जाएगा।
देखिए, सबसे पहले तो राकेश जी, क्या महंगाई बढ़ती जाएगी? आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिबेट की थी और मैंने ये वर्ड कहा था कि आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और भविष्य में आगे यदि लगता है तो आप चला दीजिएगा। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर्स के दाम है वो बढ़ेंगे। पेट्रोलियम के लिए भी मैंने सेम बात कही थी। तो आज हम फिर से उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं और सॉरी, आपके एलपीजी के दाम जो है वो बढ़े हैं। नंबर एक चीज। दूसरा, कि क्या महंगाई आगे बढ़ती रहेगी? मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आगे महंगाई और बढ़ने वाली है। और केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आरबीआई की खुद की रिपोर्ट है। आरबीआई ने खुद कहा है कि जो आम जनता है उनको थोड़ी सी कमर की पेटी कस लेनी चाहिए और सोच समझ के खर्च करना चाहिए। साथ ही साथ खासतौर पे जो सिंगल अर्न पर्सन है उन लोगों को तो बहुत सोच समझ के अपनी जो क्या कह सकते हो आप, मैनेजमेंट होता है, घर का मैनेजमेंट होता है, वो करना चाहिए। आपका नेक्स्ट सवाल था कि क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? बिल्कुल समाधान है। देखिए, हर समस्या का समाधान होता है और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, खासतौर पे जो अर्थशास्त्री हैं, जो इंटेलेक्ट्स हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। अब देखिए, जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो सरकार उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। जब रिकमेंडेशंस की बात आती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात नहीं करती। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसके फीडबैक को कोई लेता नहीं है। कुल मिला के अगर हम भी आज वार्तालाप कर रहे हैं तो ये वार्तालाप कैसे संभव हो पा रही है? आपने मुझे कहा, मैंने आपकी बात सुनी, आपको जवाब मिला, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। आज सरकार के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं, अगर आप उनसे सलाह लेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इस समस्या का समाधान देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि जैसे आपने देखा अभी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए। सीधा इसका इम्पैक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक कंजप्शन के ऊपर होता है, डोमेस्टिक सेविंग्स के ऊपर होता है। और ज्यादातर जो हमारी सेविंग्स है वो कहाँ से निकल के आती है? वो एफएमसीजी से निकल के आती है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी इकोनॉमी में एफएमसीजी जो है वो कम हो जाएंगे तो आपकी जो इकोनॉमी का जो व्हील है वो आगे नहीं घूमेगा। अभी मैं आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था कि हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो भारत में जो है वो कम महंगा। देखिए, मुझे बाकी देशों से कंपेयर नहीं करना है ना। कई बार मैंने डिबेट में देखा कि लोग जो है वो पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान में स्थिति जो है हमसे खराब है। अरे भाई, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? पाकिस्तान हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हमारा मुकाबला तो चाइना से, हमें कंपेरिजन चाइना से करना चाहिए ना। हमारी जो स्थिति परिस्थिति है, आप किससे कंपेयर करेंगे? पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। अब अगर दूसरे देशों की बात करें तो वहां पर क्यों असर नहीं पड़ता? क्योंकि वहां पर प्रति व्यक्ति आया जाता है। देखिए, अगर मैं आपको फिनलैंड का एग्जांपल देके बताऊं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे समझाई नहीं जा सकती। फिनलैंड में क्या है कि वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। अगर अगर सरकार कल कोई दाम बढ़ा भी रही है, कल कोई सरकार दाम बढ़ा भी रही है तो उसका खासा इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। अगर मैं आपको 2005 से लेकर 2010 का डेटा सिर्फ शेयर करूं तो उसमें क्या होता था राखी जी? अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है तो 10,000 रुपए कमाने के बावजूद वो सेविंग करता था, क्योंकि उसके अंदर जो महंगाई थी उस टाइम पर वो कम थी। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? वही सेम व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो सेविंग नहीं कर पा रहा। सेविंग क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। पहले व्यक्ति क्या करते थे? पहले हमारे जो मम्मी पापा थे वो 5,000 रुपए कमाते थे, 10,000 रुपए कमाते थे महीने की। उसके अंदर उन्होंने घर भी ले लिया, हमको घुमाने भी ले जाते थे, बाहर खाना खिलाने भी ले जाते थे, है ना। प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बनाई। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो नीतियां थी सरकार की वो सही नीतियां थी। आज क्या हो पा रहा है कि अगर आप 1,00,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो आप सेविंग छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले खर्च करते हैं और जो बचा हुआ है पहली बात तो बच कुछ नहीं रहा। तो कहने का सीधा सिंपल सा मतलब ये है आम जनता को, आपके चैनल के माध्यम से, कि आपको अपने लेवल पे स्क्रूटनी करनी होगी। और देखिए, हमने सरकार क्यों चुनी है? हमने सरकार इसलिए चुनी है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इसके ऊपर कोई बात करें, रादर देन सेइंग कि हम गोल्ड ना खरीदे, अगर हम लोग पेट्रोलियम कम इस्तेमाल कर ले तो जो जज साहब हैं वो क्या कहते हैं, आपके टू व्हीलर से जा रहे हैं, उनके पीछे 4 जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल की के चल रही हैं, डीजल की के चल रही है, पूरा कॉन्वॉय लेके चल रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट जा रही है, रिपोर्टर्स। तो ये जो दिखावे हैं, दिखावे से हमको बचना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं कि स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं है, देश के ऊपर एक संकट है। इस देश के संकट में हम सब आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन क्या आप हमारे साथ खड़े हैं? अगर कल कोई सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में कह रहा हूं कि अगर मैं कोई पॉलिसी रिकमेंडेशन देना चाहता हूं तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि उसके ऊपर कोई बात होगी? और अगर बात होगी तो उसका इंप्लीमेंटेशन होगा? एक अर्थशास्त्री के रूप में राखी जी मैं क्लेम कर रहा हूं इस बात का कि अगर पॉलिसी रिकमेंडेशंस मेरे पेपर्स के अकॉर्डिंग में बना के दूं तो केवल स्थिति परिस्थिति नहीं, ये जो सारी चीजें हैं उसका समाधान निकाला जा सकता है। हो सकता है कि पैनलिस्ट को बहुत अजीब लगे मेरी बात, लेकिन यकीन मानिए हर चीज का समाधान होता है, इस समस्या का भी समाधान है। लेकिन आम जनता को इस बार थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपनी स्थिति परिस्थिति को थोड़ा सा संभल के काम करें। और सरकार से एक छोटा सा निवेदन है
कि जितने अच्छे अर्थशास्त्री आपके पास में उनको बुलाइए और आप देखिए उनसे बात करके, वो निश्चित रूप से इससे भी बड़े संकट में थे राकेश जी हम इसके पहले, है ना, चाहे वो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स की बात हो, है ना, ग्लोबल क्राइसिस की बात हो, दुनिया की इकोनॉमी जहां पे बर्बाद हो रही थी ग्लोबल क्राइसिस में, एक लौता इंडिया था जहां पर उसकी इकोनॉमी ऊपर गई। क्यों गई? क्योंकि वहां पे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज को प्रॉपर इंप्लीमेंट करवाया और सरकार ने भी उसको किया। ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप जाके रिपोर्ट देखेंगी 2007 से लेकर 2009 की, एक लौता भारत देश था जहां पे आर्थिक मंदी में अमेरिका जैसे जो इकोनॉमी थे वो धराशायी हुए थे, केवल भारत एक लौता चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। तो मेरा निवेदन है सरकार से, अच्छे अर्थशास्त्रियों को बुलाएं, उनसे पॉलिसी बनवाएं, उनको इंप्लीमेंट करवाएं, और इसी चैनल पे मैं आपको वाकई कहूंगा फिर से कि देखिए हमारी स्थिति जो है पहले से बेहतर है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी जल्दी से। तपोज जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। तपोज जी मुझे लगता है मेरे एक सवाल में लोकेश जी ने बहुत सारी बातों को रखा, और जो मुख्य सवाल मेरा आपसे होगा वही सवाल वहां से आ गए हैं। थोड़ा सा इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि सर यदि इन सुझावों पे काम कर लिया जाए शायद इन चीजों से निकलेंगे। और एक यदि इससे इतर में एक सवाल करूं तो वही है कि अब बस, क्योंकि सर और बढ़ता जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं बढ़ रहा ना, बाकी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। एक व्यक्ति 10 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीद रहा है या 20 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन 20 रुपए से सीधे 50 रुपए हो जाएगा या 45 रुपए भी हो जाएगा, कब तक करेगा? महीना 2 महीना, उसके बाद चीजें बहुत पैनिक हो रही हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका कुछ करिए, क्योंकि सिर्फ मिडिल ईस्ट का रोना तो हम नहीं रोते रहेंगे सर हमेशा, क्योंकि वो अभी उसका कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं है। जी सबसे पहले तो देखिए अधिक भानु सप्तमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज जो आपका ये विषय है सही में इसमें जो है चीजें कुछ अलग तरीके से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो फिर अलग तरीके से होगा। जिस तरीके से अभी अर्थशास्त्री जी कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि पहले जो है पहले आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा हो गया था, वो कांग्रेस के टाइम की बातें कर रहे थे। तो वो आर्थिक स्थिति उनके समय में इतनी अच्छी थी तो वो 10वें स्थान पे क्यों थे? उनको तीसरे स्थान पे होना चाहिए था, दूसरे स्थान पे होना चाहिए था। उनकी आर्थिक अर्थशास्त्री खुद जो है प्राइम मिनिस्टर थे, तो इतनी बुरी दुर्गति क्यों हो गई? और उस समय ना तो कोई इस तरीके का वॉर आया था, ना यूक्रेन वॉर था, ना कोविड का टाइम था, फिर भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि सोना मत खरीदिए। उसके बाद मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि सोना मत खरीदिए। उस समय तो कोई ऐसे क्राइसिस भी नहीं था, बड़ा क्राइसिस भी नहीं था, फिर भी वो इस तरीके के रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए। तो दिक्कत इस बात की है, जो लोग इस तरीके के विश्लेषण करते हैं वो अपने आप स्वतः इतने बड़े नेतृत्व में चले जाते हैं क्योंकि वो सारे डेटा को साइडलाइन कर देते हैं। अभी के प्रोस्पेक्ट में, मैं विदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी के प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि अभी का ही अगर आप ले लें, सॉल्यूशन ले लें, तो अगर कांग्रेस के पास इतने अच्छे सॉल्यूशन थे तो भाई वो करके दिखाते हैं। अब बेंगलोर की स्थिति देख लीजिए, जहां पे कि अभी अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदला, वहां पे डेथ सर्टिफिकेट की फीस जो है 900% बढ़ा दिया उन्होंने, बर्थ सर्टिफिकेट की फीस जो है 900% बढ़ा दिया, स्टैंप ड्यूटी एफिडेविट 400% बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस 600% बढ़ा दिया, पावर के जो ऑटोनॉमी स्टैंप ड्यूटी होता है, पावर ऑफ ऑटोनॉमी जो बनाया जाता है, उसमें 500% बढ़ा दिया उन्होंने, प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू 30% से 40% बढ़ा दिया। आप सोचिए ये मतलब गवर्नमेंट रन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आम लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया 25%, सीड प्राइसेस जो किसानों के लिए जरूरत की चीजें हैं 60% बढ़ा दिया, मिल्क प्राइसेस जो अभी बढ़ाया है 2-3 रुपए, उससे पहले ये 15% बढ़ा चुके थे, और बस फेयर 15% बढ़ाए थे। ये वही गवर्नमेंट है जो फ्री देने का वायदा करके आई थी कर्नाटका में। तो आप देखिए किस तरीके से 3 साल की मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह अगर इनके बीच में कोरोना आया होता तो कुछ और आया होता तो ये पता नहीं कहां चले गए होते, इनका तो कुछ मिलता ही ना। फिर एक चीज और बता दूं मैं, जो बार बार इसमें बात की जा रही है कि कंपैरिजन की बात की जा रही है, तो देखिए 2003 में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गवर्नमेंट छोड़ा था, उस समय 33 रुपए का पेट्रोल था। और 2013 में जिस समय मनमोहन सिंह
गवर्नमेंट में थे उस समय 74 रुपए का पेट्रोल था। तो आप सोचिए और इस समय जो है पेट्रोल 100 रुपए के आसपास है। तो 2003 से 2013 में 124% का उछाल आया और हमारे समय में केवल 35% आया। डीजल में भी 141% मनमोहन सिंह के समय में आया, उनके जो 10 साल के कार्यकाल थे। हमारे में 70% आया। दूध में 15 रुपए मिलता था जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सत्ता छोड़ी थी, और इन्होंने जिस समय छोड़ा उस समय 35 रुपए था। 15 से 35 रुपए, मतलब 133% की वृद्धि हुई। कौन सा ऐसा क्राइसिस था बता दीजिए उस 10 साल में? हमारे में सिर्फ 60% की वृद्धि हुई। चीनी 15 रुपए से 34 हो गया, हमारे में 45 पहुंचा है 34 से। 127% की वृद्धि हुई पिछले 10 सालों में, जो कि मनमोहन सिंह ने चलाया था, और हमारे समय में 32%। रसोई गैस में आप देख लीजिए 1400 का सिलेंडर मिल रहा था उस समय, फिर भी हमने जो आंकड़े कैप्चर किए हूं वो स्टार्टिंग के किए हैं। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्ता छोड़ी थी उस समय 240 रुपए की थी, और जिस समय मनमोहन सिंह सत्ता छोड़े थे उस समय 410 रुपए, मतलब सीधा सीधा 71% की वृद्धि हुई थी। क्यों आप वृद्धि किए थे उस समय? और उस समय तो फ्री में इतने गैस कनेक्शंस भी नहीं बांटे गए थे, फिर भी इतने प्रतिशत की वृद्धि। और सोना जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, हालांकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इसमें कहना कोई तर्क संगत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथी प्रवक्ता अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए थे। तो 3,500 रुपए का सोना था 2003 में, और 2013 में 30,000 का सोना था, और इस समय 1,50,000 के आसपास है। तो आपके समय में, जिस समय मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री मंत्री थे और पी चिदम्बरम जैसे स्टॉलवर्ट आपके जो है फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते, 757% वृद्धि हुई, उसको भी खरीदने के लिए मना किया उन्होंने। तो आप पहले अपने अंदर देख लीजिए आप क्या डिलीवर कर सकते हैं। आपके यहाँ पे कर्नाटका की गवर्नमेंट है और 10 साल की आपके मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है, क्या डिलीवर कर रहे हैं आप देख लीजिए। हमने क्या डिलीवर किया और हम कहाँ पे काम कर रहे हैं वो जग जाहिर है। ठीक है, आपके समय में 11वें पोजीशन पे थी, हमारे समय में 3रे पोजीशन पे है। और कभी इतने ज्यादा हमने जो है रिसोर्सेज, कोई भी पैनिक हमने क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। मतलब जहां पे 27 देशों से आयात किया जा रहा था उसको हमने बढ़ा के 47 देशों से किया। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होने दिया हमने। तपोशी जी के मैंने बहुत पेशेंस के साथ पूरी बात सुनी, लेकिन मैंने जो सवाल किया था सर उसका जवाब इसमें नहीं है। पूरा जवाब था कि पुरानी सरकार ने क्या किया, किसका क्या कंपैरिजन था। मेरा पॉइंट ये है, मैं कह रही हूँ कांग्रेस ने लाख बुरा किया, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ठीक है, अभी की स्थितियों के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हम उसके समाधान पे हैं सर। उन्होंने जो समाधान दिया हम कुछ कर सकते हैं, हम उस पे आए ना। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं कि आप ही दोषी हैं या सरकार ही दोषी है। क्या एलपीजी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं वो फ्री में दे रहे हैं। जो अनाज यहाँ पे पैदा होता है लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। 80 जो संख्या है, 80 लाख लोगों की जो संख्या है वो बरकरार है, अभी भी बरकरार है। लेकिन हमारे पास कोई बड़े कुएं नहीं है, हमारे पास उस तरीके की कोई चीजें नहीं है जहां पर कि हम इस तरीके के काम कर सके। तो इसको जब बाहर से हमें खरीदना पड़ता है तो हमें तो पैसा देके खरीदना पड़ेगा ना। अगला बंदा जो बेचेगा वो तो मार्केट रेट पे बेचेगा, भले हम रशिया से ले लें। तो यही एक समाधान है कि जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं यदि वो कुछ पॉलिसी में बदलाव बताते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं तो थोड़ी फौरी राहत तो मिले। बात इस चीज की मैं बताता हूँ जी मैं बताता हूँ आपके। देखिए आपने मेजर्स की बात की कि हमने किया क्या, तो आपको मैं बता दूं हमने जो है, अगर आपको याद होगा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हमने इम्प्रूव किया, उसके कारण आवाजाही बहुत कम हुई और लोगों के अंदर जो है कम्युनिकेशन बढ़ा, लेकिन उसके जो कॉस्ट है वो घटे। नहीं बीच में मत बात करिए ना, आपको समय मिलेगा। आपको अगर इतनी हंसी आ रही है तो म्यूट करके आप हंस लीजिए। नहीं आप म्यूट करके हंस लीजिए। अब मैं एक चीज बता दूं, देखिए जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, एथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारे पेट्रोल की जो खपत होती है वो 7,000 करोड़ रुपए हमारे गन्ना किसानों को मिले। एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो है कोई प्रोविजन ही नहीं था यहाँ पे, हमने उस प्रोविजन को बनाया और यहाँ के मार्केट का पैसा यहीं पे रखा। इसके भी विरोध में कांग्रेस थी। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई, एक लंदन के व्यापारी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में गई और कही कि आप जो है किसी तरीके का मिश्रण नहीं कर सकते हैं। और आज देखिए वैगनार जो लॉन्च हुआ है अभी एक हफ्ता पहले नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है,
वो फुल एथेनॉल से चलने वाली एक व्हीकल है। और आपने देखिए ईवी का कोई कंसेप्ट था, ईवी हमने इंट्रोड्यूस किया, रिन्यूएबल एनर्जी में हमने इंट्रोड्यूस किया। हम अगर सरप्लस गए हैं आज की डेट में एनर्जी सेक्टर में, तो उसके पीछे हमारे रिफॉर्म्स थे। हम सोलर कैपेसिटी को हमने 2.6 गीगावाट से 110 गीगावाट तक हम लेके गए। अब देखिए मेरे पास सारे आंकड़े पड़े हुए हैं, अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दो तो मैं बताता हूँ। ठीक है, नहीं इनके तपोश समय जी, में ठीक है, मैं जो वापस आऊंगी। एलपीजी कवरेज था वो 55% था, हमारे समय में 100% हुआ ठीक है। है सर, फिर बात तो वहीं आ अंतर गई ना है ये। तपोश जी, पहले क्या था और अभी क्या था, फिर बात हो गई। मैं समाधान की बात करूं, खैर ठीक है, चलिए सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए। समाधान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं समाधान जल्दी की से बात कर वापस रहा हूँ। आऊंगी। ठीक है, बीबी शर्मा जी प्लीज अपनी बात रखिए बिना किसी क्वेश्चन के सर, क्योंकि चर्चा किस पे हो रही है, क्या बातें निकल कर आ गई हैं, क्या मूल सवाल है और क्या आज और का उसमें एजेंडा हंस भी है। लीजिए आप जितना हंस सकते हैं। प्लीज अपनी नहीं, बात वो तो रखिए। हंसना तो हमारा नहीं काम नहीं, है। हंस लीजिए पहले, फिर बोल दीजिए, क्यों हंसते हंसते हाँ। बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। नहीं, वो हंसी आपको इसलिए नहीं, बुरी आप लगती है क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते। नहीं, आप बदतमीज आपने हैं। आंकड़े जो पेश करे उसमें दूसरे पहले जब आपने बता बोलते दिया हैं तो 1400 रुपए का उसके ऊपर सिलेंडर। हंसते हैं, बताइए वो कब रहा गलत चीज 1400 है। रुपए का सिलेंडर? दूसरों को सुनने की कब कोशिश रहा किया 1400 रुपए का करिए। सिलेंडर? आप अगर जो आपने बोलने आंकड़े की दिए क्षमता बताइए आपके ना, कब अंदर रहा है 1400 तो का दूसरे सिलेंडर? के पास भी ठीक है, चलिए अब उन्हें इतना बोलने लोगों दीजिए के बीच तपोश जी, में ठीक मत है, बोलते उन्हें रहिए, अपनी कुछ भी बात बोलते हैं, रखने हमें दीजिए, बोलने फिर दीजिए। वापस आपने आऊंगी मैं। मुद्दा ठीक है, मुद्दा दूसरे घुमाना प्रवक्ता होता भी है। बोल रहे हैं, तपोश जी आपकी मैं बात नहीं मुद्दा प्लीज, घुमाने के काफी अलावा देर कोई आपने कुछ बोला, नहीं उनको होता। बोलने आपको और दीजिए। बीच में उन्होंने बोलने के भी अलावा कुछ नहीं शांतिपूर्वक आता। उस खंडन को स्वीकार तमीजदार किया आप और पर्सन उन्होंने कभी जिंदगी में बताया बन नहीं कि बाद पाएंगे। में हम उसका आपकी बात बड़े ध्यान से रिप्लाई सुनी देंगे। थी, अब उनके आपको बहुत कई बुरी लग रही चीजों है से क्योंकि हम आपको तपोश जी, बार बार तपोश बोल जी रहे हैं। प्लीज देखिए, अब बाकी आप अपना मेहमान मुंह वेट बंद नहीं कर रहे हैं, करेंगे? प्लीज उनको बोलने क्यों नहीं दीजिए। बोलने देंगे अब आप? क्यों हंस रहे थे? फालतू की बकवास क्यों नहीं हंसूंगा बात को? क्यों जवाब क्यों मजाक करो हंसोगे? तो बात तो करो, हाँ? हंसने से पड़ेगा क्यों मुझे। हंसोगे? यहाँ चुटकुला चल रहा है, क्यों? पूरा देश मजाक आज चल हंस रहा रहा है है। आपके ऊपर। हंसना है तो पूरा किसी देश हंस रहा है आपके ऊपर। आपसे बात करो, उत्तर की जाते हो, पश्चिम की बात करो, पश्चिम की जाते हो, दक्षिण में आपसे बात करी जा रही है। महंगाई कैसे बढ़ रही है? आप सुना रहे हो पुरानी कहानियां, पुराने गाने सुना रहे हो आप। तो घर पे आपके ऊपर हंसेंगे नहीं और क्या करेंगे? क्या क्यों नहीं हंसेंगे आपके ऊपर? आपने तपोश हंसी जी की बात प्लीज बना सर, दी अपने ठीक है, आप को। ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज उनको बोलने इन दीजिए। दोनों की लड़ाई चलती रहेगी। तपोश जी उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए सर, प्लीज, टाइम वेस्ट होता है, रुकिए। मैं कुछ बात रखना राकेश जी, चाहता आप उनको म्यूट करेंगे, मैं बोलूं कुछ? बीबी शर्मा जी आंकड़े बोलिए। पेश करने में इनकी मास्टरी हासिल है। पूरा देश जानता है कि 1400 रुपए का सिलेंडर कभी भी नहीं रहा, मैक्सिमम 1250 का गया था और उसके बाद भी सब्सिडी मिलकर वो 450 रुपए का सिलेंडर मिला करता था, जिसके आरोप लगा रहे हैं। जिसके बात कर रहे हैं सोना 3500 रुपए में 2003 में। अरे साहब 97 में तो मेरी शादी हुई थी, तब मैंने 5000 रुपए का सोना खरीदा। आप 2003 के बाद कहानी सुना के हमें बेवकूफ बना रहे हो कि 3500 रुपए का सोना था। कहां से आपने बात कर दी? 97 में मैंने खरीदा अपनी शादी में 5000 रुपए और आप कह रहे हो कि 2003 में 3500 रुपए था। क्योंकि कंपैरिजन करना है, झूठ बोलना है। झूठ बोलने में आपका कोई नहीं पकड़ सकता। एथनॉल की आप कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी गा रहे हो। एथनॉल के चक्कर में आपको पता है सारी गाड़ियों का भट्टा बैठता जा रहा है। सबके गाड़ियों के इंजन खुलने लगे हर तीसरे महीने। गाड़ियों का एवरेज जो है वो घट गई है। गाड़ियों में मॉइस्चर आ रहा है लगातार और 1 लीटर एथनॉल पैदा करने में 10,000 लीटर से ज्यादा पानी खर्च होता है। आपको पता है पानी का क्राइसिस पूरे देश में कितना भयंकर हुआ पड़ा है? आपके मध्य प्रदेश में इंदौर में भी पानी के लिए कितने प्रदर्शन हुए? एथनॉल को आप सही ठहरा रहे हो? एथनॉल की कंपनियां कौन चला रहा है? गडकरी साहब। वो ये पॉलिसी लेके आते हैं और उन्हीं के बेटे एथनॉल की कंपनियां चला रहे हैं। भर कौन रहा है? पेट किसका भर रहा है? बीजेपी वालों का। आम आदमी चूस रहा है। आज 29 रुपए सिलेंडर की बढ़ोतरी करी गई है। मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी अगर चाहते तो उसमें 30 रुपए भी बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने 30 रुपए नहीं बढ़ाए, उन्होंने 29 रुपए बढ़ाया। क्या कि बचे हुए 1 रुपए से आप मेलोडी खरीद के लाओ, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ ये महंगाई क्यों बढ़ रही है। बाकी हमारे प्रवक्ता तो बैठेंगे बचाने के लिए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमें इस बात की। महंगाई का मीटर कहां से कहां पहुंच गया। आप मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की याद दिला रहे हो। मनमोहन सिंह जी पे स्केल लेके आए थे 2-2, तनख्वाहें कितनी बढ़ाई गई थी लोगों की? डबल इनकम हो गई थी। उसके बाद उन्हें महंगाई का दंश नहीं सताता था क्योंकि इनकम बढ़ चुकी थी। आज आपके राज्य में उत्तर प्रदेश हमारे दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर का राज्य है। मजदूरों ने क्यों प्रदर्शन करा था? उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे थे। उनको जो मिनिमम वेजेस 15,500 रुपए उनकी तनख्वाह होनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन करा था और उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी ठहरा दिया गया था। कमाई बढ़ाने के लिए आपने क्या करा? कोई है आपके पास जवाब इस चीज का? आम आदमी की कमाई बढ़ाने के लिए क्या आपने कोई इनिशिएट करे? कितने आपने नए पीएसयू खोले? कितनी नए आपने इंडस्ट्रियों की स्थापना करी? कितने नए आपने रोजगार दिए? एक डिस्पैच क्लर्क, राखी जी, एक डिस्पैच क्लर्क हुआ करता था प्रत्येक डिपार्टमेंट में। आज मोदी जी ने हालत ये कर दी कि उस डिस्पैच क्लर्क की जो है वो भी नौकरी छीन ली। आज जो एसएससी के थ्रू एग्जाम होते हैं उसमें अगर 55,000 अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं तो मोदी जी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। नियुक्ति पत्र दिए गए 55,000 लोगों को और मोदी जी उसका वो करते हैं। इससे पहले ये काम सिर्फ एक डिस्पैच क्लर्क का हुआ करता था। वो नियुक्ति पत्र तैयार करता था, ठप्पा लगाता था और सबको डिस्पैच कर देता था। आज इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन चीजों को जो पहले से चली आ रही है उनको दिखा दिखा के आज ये अपने आप को बड़ा तुर्रम खा समझते हैं। बहुत बड़े आपने तीर मार लिए बेरोजगारी पे, महंगाई पे। क्या काबू करा आपने महंगाई को? पूरा देश आज हाहाकार कर रहा है। किस वजह से? बार बार वैश्विक की बात करते हो तो फिर आपका स्वदेशी जागरण कहां गया पिछले 12 वर्षों से, जिसके लिए आप लोगों को बरगला रहे हो?
स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। कहां गया आपका स्वदेशी? ओएनजीसी 13,000 करोड़ के फायदे में था 2014 में जब हमने छोड़ा था, और उसके बाद आप 2026 में ओएनजीसी 78,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, इन्हीं की बदौलत। इन्हीं का एक मोदी जी का खास व्यक्ति राजेश, आपने देखा ये भी 15.5 लाख करोड़ का घोटाला करके वो बैठा हुआ है, जिसमें एलआईसी के भी हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। आप बात करते हो लोगों की आम जिंदगी की आपने दुश्वार कर दिया जीना। वो अपनी रोटी नहीं खरीद सकते, पानी नहीं खरीद सकते ढंग से, पानी उनको प्रोवाइड नहीं करा जा रहा, तेल उन्हें प्रोवाइड नहीं, खाने का तेल बचा लो। सारे त्याग जनता करेगी, लेकिन मोदी जी का मंत्रिमंडल कोई त्याग नहीं करेगा, मोदी जी के प्रवक्ता कोई त्याग नहीं करेंगे, मोदी जी कोई त्याग नहीं करेंगे। क्यों भाई? हर जनता, सारे त्याग करे जनता, मौज लेगी भाजपा जनता। बहुत बढ़िया बात है तो आपकी, बार बार आपने आंकड़े गिना दिए। उनके टाइम में भी तो ऐसा था, उनके टाइम में भी तो ऐसा था। अरे हमारे टाइम में ऐसा था, ये बताइए महंगाई को लेकर खुदकुशी कितनी हुई? कर्नाटका की आपने बात गिना दी, कर्नाटका 28 में से एक राज्य है, बाकी 22 राज्यों में आपकी सरकार है। 22 राज्यों में आपने महंगाई को काबू करने के लिए क्या करा? कौन से राज्य में आपने पेट्रोल की कीमतें घटाई? कौन से राज्य में आपने डीजल की कीमतें घटाई? आज पटना में सबसे ज्यादा महंगा सिलेंडर 1147 रुपए का है। हमारे दिल्ली में तो 29 रुपए बढ़ा है, कुछ जगहों पर 29 रुपए बढ़ा है, कहीं जगह 950 रुपए बढ़ा है, कहीं जगह 70 रुपए बढ़ा है। पटना में 1147 रुपए का पहुंच गया है। पटना में तो आज आपकी सरकार है। ठीक है सम्राट बीबी चौधरी शर्मा जी, मुख्यमंत्री है बीजेपी के। विपक्ष में होने के नाते आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिस पर काम किया जा सकता है फिलहाल? बिल्कुल है जी, सबसे बड़ा सुझाव यही है, इनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, सामूहिक रूप से इस्तीफा दें। इनके बस की देश चलाना नहीं है, सिर्फ गाल बजा सकते हैं, ये सिर्फ गाल बजा सकते हैं, देश नहीं चला सकते ये लोग। इनके वित्त मंत्री का बयान आप सुन लीजिए राखी जी, सुन के आज तक भी हंसी आती है। मैडम प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, अरे मैं तो प्याज ही नहीं खाती, तो मुझे क्या मतलब प्याज के रेटों से बढ़ने से? तो वो इनकी हालत है। पेट्रोलियम मंत्री का आता पता नहीं होता, पेट्रोलियम मंत्री का कोई बयान नहीं आता, कोई उनका लेना देना नहीं है। राजनाथ सिंह बयान दे रहे होते हैं, रक्षा मंत्री ईवी का चलाइए, ईवी कंट्रोल करिए, इनका कुछ नहीं, इनका कोई, सिर्फ इनके पास सिर्फ इस्तीफा दे देने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। इस्तीफा ही दे सकते, तो विपक्ष की बात कभी समझ नहीं आती। विपक्ष में एक से एक अर्थशास्त्री बैठे हैं, देश में एक से एक बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, लेकिन क्या ये उनकी बात सुन के राजी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इनके अहंकार को ठेस लगेगी। इन्हें ये लगेगा कि हमें सुझाव दिए क्यों जा रहे हैं। 22 मार्च की बात है, राहुल गांधी जी ने तभी बोल दिया था ना कि आने वाला वक्त आर्थिक सुनामी का संकेत दे रहा है। इन्होंने राहुल गांधी जी का कितना मजाक उड़ाया था, कैसे देश में पैनिक फैला रहे हैं, कैसे देश में अफवाहें फैला रहे हैं, और उसके बाद देख लीजिए आज वैश्विक परिस्थिति क्या है और हमारे देश की परिस्थिति क्या है। दूसरे देशों को बार बार हवाला दे रहे हैं। भाई साहब, आप ही से एक बात पूछता हूँ तनीषा जी, आप एक बात बताइए, अमेरिका में पेट्रोल कितने % बढ़ा? सॉरी सर, जो भी है, पाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता साहब, ये बताइए पेट्रोल अमेरिका में कितना बढ़ा? अमेरिका के साथ आप हमारा कंपैरिजन करते हैं, अमेरिका में पेट्रोल के दाम कितने हुए? बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। बताइए बताइए राखी जी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इनसे बस यही सवाल का जवाब चाहूंगा। गूगल कर लीजिए, 40% का हवाला दिया जाता है ना, अमेरिका में 40% बढ़े, भारत में तो सिर्फ 4% बढ़े। 40% बढ़ने के बाद वहां पे अमेरिका में पेट्रोल की कीमत कितनी है बता दीजिए भारतीय रुपयों में? 118 है। भारत में कितनी है? और भारत में 100 है। 100 कहाँ है? कौन से राज्य में 100 है? 118 आपके भारत में 100 है, जिस समय उनके 118 पटना में बिक रहा है, आपकी सरकार है। 118 लेह लद्दाख में बिक रहा है, आपकी सरकार है। यूनाइटेड किंगडम में 170 है, जर्मनी में 210 है, और पाकिस्तान में 400 है। उसमें से 40% कंपैरिजन में अगर देखिए तो सबसे सस्ता भारत में है। सर उसके बाद बताइए, 40% बढ़ने के बाद वो 118 हुआ, 118 में से 40% माइनस करिए, इससे पहले क्या कीमत थी? अरे भाई आप आप लग रहा है, ये डिबेट है, मुद्दों पे बात करना है कि आप अपना यहाँ गणित शुरू देखिए। क्या भारत में आप 70 रुपए दे रहे थे? बीबी शर्मा जी एक सेकंड, क्या भारत में 70 रुपए दे रहे थे? हाँ या ना? नहीं, अर्थशास्त्री थे तो 3.5 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड क्यों छोड़ के गए? तपोश जी और बीबी शर्मा जी, 1 मिनट रुकिए, 2 मेहमानों की प्रतिक्रिया है, उसके बाद मैं समय दूंगी, प्लीज वेट, 1 मिनट रुकिए। उधार की बात की थी सर, नहीं, मैं किसी भी क्वेश्चन और उस पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, रुकिए, अभी रुकिए। बीबी शर्मा जी, तपोश जी प्लीज रुकिए। रजनीश जी, पेट्रोल रखा था और चुनाव के लिए उन्होंने बढ़ाया नहीं था, शर्म आनी चाहिए। सर, बाकी लोग भी हैं इस पैनल में जिनको अपनी बात रखनी है। इतने बार विदेश यात्रा पे, शायद मैं शुद्ध हिंदी में ही बात कर रही हूँ, यदि समझ में आ रही हो तो। ओमान की यात्रा की उन्होंने डिस्क्लोज किया, तपोश जी, देशद्रोही एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तपोश जी प्लीज एक सेकंड, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका जवाब दिया आपने? तपोश जी प्लीज रुकिए, बीबी शर्मा जी रुकिए, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा प्लीज। किराए की धोती रजनीश जी प्लीज अपनी बात रखिए, समय भी काफी देर से मांग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज का, या हम कैसे इन चीजों से आगे बढ़ें? बोलिए रजनीश जी, बोलिए।
मोदी जी, हाँ आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। मोदी जी 12 साल पहले सत्ता में आने से पहले कहते थे और उनकी पार्टी कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 12 साल से वही मोदी सरकार है और उस समय सिलेंडर के रेट सबसे कम थे, 400 रुपए सिलेंडर के रेट हुआ करते थे। तब स्मृति ईरानी वो आज नजर नहीं आती, कहां चली गई? वो सिलेंडर कंधे पे लेके घूमती थी कि हम सिलेंडर और सस्ता कर देंगे, यानी 400 से भी सस्ता कर देंगे। आज उन्होंने 3 गुना ज्यादा सिलेंडर के रेट कर दिए। कहां है स्मृति ईरानी? देश की महिलाएं और देश की सारी जो गृहणियां है ना, वो उन्हें ढूंढ रही हैं कि वो महिला कहां चली गई जो हमें 300 से भी कम में सिलेंडर देने का वादा करती थी। वो तो नजर ही नहीं आती। और मोदी जी ने 12 साल में कितनी बार पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए? ये तो चलो महंगाई की बात कर रही है, किसी भी मुद्दे पे उन्होंने आज तक कोई जनता के सवालों के जवाब दिए? पत्रकारों को जवाब दिए उन्होंने? सिर्फ मन की बात करना जानते हैं वो, सिर्फ ये। अब आज बीजेपी के प्रवक्ता ने एक थोड़ी सी कमी छोड़ दी कि नेहरू जी का नाम नहीं लिया, नहीं तो नेहरू जी से लेकर और कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वही इनका मुद्दा रहता है। अपना ये कभी नहीं बताते कि हमने ये कर दिया। भाई साहब बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। वो हमारा काम है, हम कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे। आप बीच में बोलिए, आप इतनी देर बोलते रहे। अब थोड़ा सुनिए, धैर्य से सुनिए। आप सरकार में हैं, आप ये बताइए ना कि आप महंगाई को दूर करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए क्या पॉलिसी आपकी, आप क्या क्या करना चाहते हैं? ऐसे तो आपने मतलब आप इतिहास सुनने के लिए थोड़ी आज की डिबेट है कि भाई पहले क्या हुआ था अब क्या हुआ है। आपने एक भी ऐसा तर्कसंगत जवाब नहीं दिया कि भाई महंगाई को कम करने के लिए या घटाने के लिए हमारी सरकार ये करने जा रही है। अभी बीच में नहीं बोलिए, आप जवाब दीजिए बाद में। जब तक पश्चिम बंगाल में और 5 राज्यों में चुनाव थे तो पेट्रोल डीजल सीएनजी सबके रेट रुके हुए थे और पेट्रोल जैसे चुनाव खत्म हुआ मोदी जी ने, हेलो मेरी आवाज सुन पा आपकी रहे हैं? आवाज आ रही है रजनीश जी? हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ सर, बोलिए। हेलो रजनीश जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। देखियो नेटवर्क, अरे देखो सही सर्चिंग फॉर नेटवर्क आ रहा ना। सर कुछ नेटवर्क इशू हुआ है तो हम दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं, ठीक है? मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? होता है मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको, राखी। हाँ मीसम जी प्लीज अपनी बात रखिएगा, और क्योंकि बात महंगाई पर चल रही है, बहुत सारी बातें आ गई हैं। एक्चुअली में आज की जो चर्चा का मूल रूप से उद्देश्य है वो ये है कि देखिए परेशान तो है महंगाई से, सभी लोग परेशान हैं, और उसका एक समाधान क्या हो सकता है। अब समाधान के रूप में यदि बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे सबसे पहले जो इस चर्चा की शुरुआत जो इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं उन्होंने की थी, उन्होंने कहा यदि एक पॉलिसी वाकई बनवाई जाए या बनाई जाए और सरकार उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट करे, शायद इन चीजों से हम निकलेंगे। क्या सुझाव एक आपका हो सकता है, कैसे इन चीजों से बाहर निकलेंगे? क्योंकि मिडिल ईस्ट का रोना तो मुझे लगता है बंद करना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, दूसरे पार्ट पर जाना पड़ेगा, कैसे इन चीजों को कंट्रोल करें? देखिए राखी जी, आपने मुद्दा उठाया महंगाई का, तो मुझे लगता है कि जो भी महंगाई है ऊपर ऊपर से देखा जाए तो बहुत ज्यादा महंगाई नहीं, यहाँ पर तो सब खुशहाल है। देखिए हमारे बीजेपी के प्रवक्ता तनिषा पाल जी बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया एकदम एसी के अंदर, कोई मतलब नहीं है। और ऐसा ऊपर ऊपर से अगर आप कहें ऊपर ऊपर से राखी जी, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत महंगाई 2, 4, 5 रुपए कहीं बढ़ गए होंगे, ऐसा हम लोगों को नहीं लगता। हमारे एसी नहीं लगा हुआ है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। कोई मुझे लगा कि हवाई चप्पल में बैठे हुए लोग अब हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, तो फिर आप तो फिर उससे ऊपर होंगे ना, आप तो बैठा रहे हैं। जो आदमी हवाई चप्पल वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठा रहा होगा तो जाहिर सी बात है फिर वो कहाँ होगा। महंगाई नहीं है, महंगाई ऊपर ऊपर से है। और देखिए महंगाई और इस तरह से सरकार से पूछना महंगाई के बारे में एक तरह का देशद्रोह का सवाल है और कोई फायदा नहीं है। देखिए इन्होंने किसी को तो छोड़ा नहीं है, जिसने इनको सवाल किया उसको इन्होंने कोई ना कोई संज्ञा दी। यहां तक बीजेपी सरकार में आपने देखा कि स्टूडेंट बचे थे, उनको भी कॉकरोच की उपाधि दे दी गई कि वो कॉकरोच है इनकी सरकार में, यानी कोई बचा नहीं है। महंगाई 2014 में जो लोग अब मुझे बोलने दीजिए, हम देखिए हम तो बहुत देर से, अब राखी जी इनसे देखिए सुनिए,
प्लीज देखिए, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, बीच में कौन इंटरप्ट कर। हाँ, तपोजी प्लीज रुकिए ना। जी देखिए, ये गलत है, ये गलत तो है। तपोजी रुकिए तो, एक सेकंड रुकिए ना, उनको बोलने तो दीजिए। इतनी देर आप बोले, वो बीच में नहीं बोले, प्लीज। नहीं, वो कह रहे हैं कि कॉकरोच की संख्या जो है हमने दिया, हमने नहीं दिया है। बीजेपी की प्रॉब्लम हमने यह है नहीं कि दिया है, बीजेपी कोई सीबीआई ने दिया है, चाहती नहीं है। ठीक है, चलिए। सुनिए राखी जी, आप सुन रही मुझे? हाँ, बोलिए। देखिए, आप आज के जो आधुनिक युग है, एआई का दौर आ गया है। आप यूट्यूब खोलिए, जो लोग महंगाई डायन खाए जाते हैं, जिस पर गाने बनाते थे, आज वो चर्चा 2014 में जो महंगाई डायन हुआ करती थी, वो 2026 में मेलोडी में बदल गई है। अब मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। यानी वही महंगाई इतनी पसंद हो गई है बीजेपी को। मैंने पहले के वीडियो देखते थे, राखी जी, प्रधानमंत्री जी कहते थे, नहीं भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, ऐसे नहीं होता, मैं भी सरकार में बैठा हूं। मैं भी सरकार में, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनको बड़ी आपत्ति थी इस बात पर कि ऐसे कैसे हो सकता है कि डॉलर नीचे गिरता जा रहा है। अरे वहां का झगड़ा उस वक्त मुझे लगता है कि जंग चल रही थी किन दो मुल्कों में, मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है इस वक्त, माफी चाहूंगा। तब उन्होंने ये कहा था कि इस तरह जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारा डॉलर से और रुपए से लेना देना नहीं है। आज वही मोदी जी जो है वो गल्फ कंट्री का नाम ले लेकर के, ईरान के युद्ध को नाम ले लेकर के महंगाई का रोना रो रहे हैं। जो आज से कुछ दिनों पहले बंगाल के चुनाव में जब उनसे कहा जाता था तो ये वो कहते थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, विपक्ष जो है वो डरा रहा है, हमारे पास किसी भी तरह की कोई चीज की कमी नहीं है। आज वही विपक्ष की बात को मान करके ये सच साबित हुई कि जो विपक्ष ने जो बातें कही थी, क्योंकि इनका मुद्दा देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में बढ़ चुका है। इनको सिर्फ जाति ढूंढनी है, उसके अंदर धर्म ढूंढना है और इनको इस पर काम नहीं करना है। रही बात कि बहुत बहुत आपको बधाई राखी जी कि आपने आज के दौर में महंगाई को मुद्दा समझा और इसको डिबेट माना। मुझे लगा ये डिबेट होना चाहिए था फैजल खान सर पे, कि जो एफआईआर होते ही उनका जात ढूंढ ली गई कि फैजल खान नाम है पूरा। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी खान सर से जानता था, मगर पता लग गया उनका पूरा नाम फैजल खान है। तो ये सोची समझी साजिश है कि जब उनको लगता है कि जनता कोई सवाल करेगी, जब ये पूछा जाता है कि ये पेपर लीक, आज की डेट में आप ये बताओ कि आप पेपर लीक होने से नहीं रोक सकते तो देश सुरक्षित हाथों में कैसे है? हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान के दुश्मन हमारे देश पर नजर नहीं रखे हैं और अब पुलवामा की तरह दूसरी घटना नहीं हो सकती है? क्योंकि जब आपको एक पेपर लीक का मामला सरकार के हाथ में देना है, और बहुत ही शर्म की बात है कि आपका शिक्षा मंत्री न तो कोई जवाब देता है इस पर, न कोई बयान आता है और न इस्तीफा दे रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहा है और जिन लोगों को पेपर की जिम्मेदारी दी गई थी 2014 में, वही 2016 में। तो जब तक परिवर्तन नहीं होगा और देश इसी तरह से, मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि जब तक हिंदू मुसलमान, जब तक शमशान कब्रिस्तान, इन तरह के मुद्दों से भाजपा को मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक देश के अंदर इसी तरह से फूट डालो बांटो की राजनीति चलती आएगी। और देश में जो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की बात की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी चूड़ी टाइट हो कि फिर वो जिस पर चूड़ी हो रही वो ही टूट जाए। तो ये सब बातें राखी जी कहने से कोई मतलब नहीं है। और महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इनके चुनावी मुद्दे हैं। ये कहते हैं, जब खड़े होकर शर्म नहीं आती कि ये कहते हैं कि ये हमारे चुनावी भाषण थे, ये चुनावी मुद्दे थे, तो आप बताइए कि आप इनसे क्या उम्मीद रख सकती हैं? ठीक है, जो व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ ये खड़े होकर के देशद्रोही की बात करते हैं। ठीक है, आप जंतर मंतर से लेकर के और देश के कोने कोने में आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक मुद्दा है और वो मुद्दा है कि हमारा हिंदू जो 70% है, 75% है, वो खतरे में है। और ये खतरे में कब तक रहेगा? जब तक बीजेपी सरकार है। और ये हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस दिन ये सरकार में परिवर्तन होगा उस दिन अपने आप सब खतरे से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कोई खतरे में नहीं। ठीक है। हाँ रजनीश जी, जल्दी से प्लीज अपनी बात रखिएगा। हाँ जी। देखिए, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा वहीं से जहां मैं बोल रहा था
इन 12 सालों में 80% के लगभग पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई है। पहले हर गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता था, आज से 12 साल पहले, लेकिन आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। और किसी भी क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने कोई तरक्की नहीं की। अब ये महंगाई का जवाब नहीं दे पाए कि भी महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए क्या करेंगे। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से कुछ सवाल हैं। इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को भी इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें करते थे जो 2014 से पहले, कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। इन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी क्या? इसका जवाब दे दें, चलो महंगाई का नहीं दे सकते तो। इन्होंने, मोदी जी ने वादा किया था, बीच में नहीं बोलिए, मुझे पहले 4 दिन हो गई है, चला गया था, सुन लीजिए। और मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि हम सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों को विकसित करेंगे। कितने गांव विकसित कर दिए उस योजना के अंतर्गत? एक भी नहीं किया। मोदी जी ने वादा किया था पूरे देश भर में बुलेट ट्रेन चला देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन चला दी इन 12 सालों में, ये मुझे बता दीजिए। मोदी जी ने वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। इन 12 सालों में बता दीजिए कितनी नौकरियां आपने दी इन 12 सालों में? रजनीश जी, सवाल ठीक है, लेकिन मुझे अभी इसका समाधान बताइए। आम आदमी पार्टी की तरफ से समाधान बताइए, अभी इस महंगाई से कैसे बाहर निकले। अब जो नहीं आया है सर, नहीं हुआ है, उसको तो छोड़ दीजिए, अभी जो वर्तमान में झेल रहे हैं उसका तो समाधान बताइए। ये इस तरीके के सवाल इसीलिए पूछते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। सुनिए, आपने ये पूछा है ना कि कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ है। तपोश जी, एक सेकेंड, आप सोचिए, तपोश जी समाधान तो बताने दीजिए, ऐसे मत करिए प्लीज, 1 मिनट रुकिए। पीएफ का अकाउंट सबसे पहले खुलता है, आप पीएफ के अकाउंट का डिटेल देख लीजिए कितने करोड़। तपोश जी प्लीज 1 मिनट, गलत बात है ये, है ना? ठीक है, आप उसको म्यूट करिए जरा, आपको बीजेपी को म्यूट करिए। रजनीश जी, मुझे समाधान बताइए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्लीज। जब भी बच्चों का एग्जाम होता है ना तो पेपर लीक करवा देते हैं। वो पेपर लीक भी नहीं रोक पा रहे, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है और इस उम्मीद में रहते हैं उसके माँ बाप कि भाई हमारा बच्चा नौकरी लगेगा, उसकी पढ़ाई के पीछे वो अपनी जमीन भी बेच देते हैं। रजनीश जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके पास कोई ऐसा सुझाव है इस महंगाई से फिलहाल निकलने के लिए? मैं वो पूछ रही हूँ आपसे। पेपर लीकेज इन्होंने बताइए 2004 में मनमोहन सिंह ने इस्तीफा। सर, आप अपना राग अलाप रहे हैं, वो अपना अलाप रहे हैं, मेरे बाकी सवाल रह जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग म्यूट रहिए, रुक जाइए। लोकेश जी, आप कुछ आंसर कर रहे थे, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। यदि मुझे सुन पा रहे हो तो म्यूट करिए जरा आम आदमी पार्टी और बीजेपी को। 2008 में जो है लीक हुआ था, 4 बार एक ही सवाल करना पड़ रहा है, सुनते ही नहीं है। लोकेश जी प्लीज अपनी बात रखिए। पेपर लीक हुआ है, आपने इस्तीफा मांगा, कांग्रेस के म्यूट करिए बीजेपी को भी। पाल जी आप शांत हो रहिए, पाल जी बोलने तो दीजिए। आपकी बात सुन ली हमने, हमारी बात सुन लीजिए थोड़ी सी। देखिए, सबसे पहले तो मैं वो, हाँ सही बात है। मैं सबसे पहले राखी जी बता दूं, है ना, हम इकोनॉमी में बात कर रहे हैं। पाल जी सुन लो। तपोश जी और रजनीश जी प्लीज अब 1 मिनट रुक जाइए। अब लोकेश जी, लाइन ऑन एयर म्यूट है सर, मे बी आपको शायद इनका कुछ ऑडियो पहुंच रहा, बट ऑन एयर म्यूट है। आप प्लीज अपनी बात जल्दी से रखिए। तो मैं राखी जी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले तो मैंने कोई पीएचडी की डिग्री जो है वो खरीदी नहीं है, ठीक है। नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, तो मैं सरकार में बैठे हुए लोगों को ये बता दूं कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, नंबर 1 चीज। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था तो मुझे भी क्या कंपेयर कर दिया गया कि आप कांग्रेस के समय की बात कर रहे हैं। देखिए, हमको रिसर्च में यही पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि हमें रिसर्च करना है, जो पहले हो चुका है उसको पता करना है और उसके आधार पर समाधान निकालना है। तो कांग्रेस के समय की बात मैंने नहीं की, मैंने केवल एक रेफरेंस दिया था, नंबर 1 चीज। दूसरा, कि अगर रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे रैंकिंग कौन सी अच्छी थी, मैं समाधान पे भी आ जाऊंगा राखी जी, बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा। तो अभी रैंकिंग हमारी बहुत अच्छी है, तो हमारी स्थिति क्यों अच्छी नहीं है, मेरा प्रश्न है। तीसरा, कि अगर हम लोग क्राइसिस के समय में हैं, तो क्वेश्चन ये था कि उस समय पे क्यों इतना उधार लिया गया, वहां पे समस्या क्यों खराब हो गई, क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव इकोनॉमिस्ट थे
और जो जेम किंग्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उन्होंने जब वो ब्रिटिशर हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक पॉलिसी दी थी कि जब भी हम क्राइसिस में होते हैं उधार लेके हमको काम करना होता है। हमने नरेगा लेके आए 2005 में, 6 का एक्ट था, 5 का एक्ट था, 6 में लेके आए, 2009 में हमने उसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया। उधार लेके हमने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, तो हमें उधार लेना पड़ेगा। आपके प्रश्न का जवाब कि हमें क्या करना होगा, हमें उधार लेके हमारे जेब के, खासतौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, उनको अपनी जेब काट के पैसे बचाने होंगे और वो सारे पैसों को सरकार लोगों के भले के लिए लगाए। उसके अलावा कि महंगाई जो बढ़ी है, वो महंगाई क्यों बढ़ी है? सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि मूल्य बढ़ रहे हैं और आय नहीं बढ़ रही। अगर आय को हम बढ़ाने के स्रोत ढूंढे, है ना, लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा दें, यहां पर ईपीएफओ की बात आ जाती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ईपीएफओ है वो केवल 1.5% लोग, 1.5 से 3%। मैं बात कर रहा हूं 98% लोगों की जिनका पीएफ नहीं कटता है, और जिनका पीएफ नहीं कटता है उनकी कोई गारंटी नहीं है क्या कि 98% लोगों का हम लोग क्या करेंगे। अब इन्होंने कहा कि ईवी जो है वो हम लोग लेके आए हैं, ईवी बीजेपी ईवी नहीं लेके आई है, यूपीए गवर्नमेंट में 2001 में लेके आए, जिसका इनिशिएशन जो यूपीए गवर्नमेंट ने किया वो डॉक्टर मनमोहन यादव ने इसे इनिशिएट करवाया 2003 के अंदर। और लास्ट मेरा ये बोलना है कि जो आय की बात चल रही थी कि सरकार किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ी, 4 गुना हो गई, अभी सरकार के लोग कह रहे थे, हाँ बिल्कुल 4 गुना हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1150 रुपए आय थी, डबल होके वो कितनी हो गई, 2200 हो गई। और अगर आप उसकी 4 गुना कर देंगे तो 4400 हो गई। क्या 4400 रुपए में किसानों का पेट भर जाएगा? नहीं भर जाएगा। तो समाधान की बात की जाए तो केवल एक समाधान, एक नहीं, बहुत सारे समाधान है, एक छोटे से डिबेट में बताना संभव नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे इकोनॉमिस्ट से आप बात करें, पॉलिसी मेकिंग करें और लोगों को आप भरोसा दिलाएं, खासतौर पे इस मामले में कि वो महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, सरकार महंगाई कंट्रोल कर सकती है। ठीक है लोकेश जी, मैं जल्दी से आऊंगी, 2 जगह थोड़ा गड़बड़ हो गया। मनमोहन सिंह है जी राखी, और इसमें यादव लग गया। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द एमपी, और वो डॉक्टर मोहन यादव है, थोड़ा 2 जगह हुआ ऐसा, कोई बात नहीं, वो मैं समझ गई थी क्योंकि बाय मिस्टेक हो जाता है समटाइम्स, कोई बात नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी हंस रही थी इसलिए मुझे क्लियर करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा, समटाइम्स होता है। तपोज जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए अभी मिजम जी जो है वो आरोप लगा रहे थे मेरे ऊपर, कह रहे थे कि अमीर हो गए हैं और भाजपा वाले अमीर हो गए। भैया 60 करोड़ का जो है इन्होंने यात्रा कर डाली और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इन्होंने आज तक नहीं बताया। वियतनाम का दौरा इन्होंने 2.5 करोड़ में 2025 में किया, लंदन का दौरा राहुल गांधी ने 1.4 करोड़ में किया, इटली का दौरा 95 लाख में किया, यूएई का दौरा 70 लाख में किया और मस्कट का दौरा 50 लाख में किया। इसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर भी जो है इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब लीग से हटके अगर आप ये बातें करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ये हो गया जी, हो गया बस। राहुल जी के दौरे हो गए। तो इंडी गठबंधन का नेता बता दीजिए आप। हो गया। इंडी गठबंधन का नेता बताइए कौन है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हम नहीं गाली दे रहे हैं, डीएमके गाली दे रहा है आपको शर्म आनी चाहिए। डीएमके ने ये कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले ही कहा था राजनीति से इधर थोड़ा इस विषय को समझिए, समाधान निकालने की कोशिश करिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए समय की सीमाएं मैं रोकूंगी। और जेएमएम में 2 राज्यसभा की सीटें हैं। नेहरू जी की यात्रा नहीं जुड़वा रहे हैं, राहुल जी की ये आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि कम से कम आज नेहरू जी नहीं आए फूटे महंगाई में। उम्मीदवार आपने घोषित किया, जेएमएम ने आपको नकार लगाई, हेमंत सोरेन ने आपको क्या कहा? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी खुद भी आत्ममंथन करना चाहिए कि हम किस विषय पे क्या बात कर रहे हैं। अच्छा ही नहीं लगता, आप क्यों मौके देते हैं दूसरों को तंज कसने के। चलिए समय की सीमा मुझे रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए राजनीतिक रूप से ये ऐसे ही बात करेंगे, समाधान निकालने की जो बात हुई उसका एक कंक्लूजन निकला, वो ये था कि जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनसे प्लीज थोड़ा सा उनकी नीतियों को लेके, उनके जो अपने अनुभव है उसको लेके एक बार कोशिश करिए, शायद कुछ एक समाधान निकले। क्योंकि सिर्फ मिडिल ईस्ट का नाम लेके या बार बार मानते हैं चीजें वहां से बिगड़ी हैं, चीजें वहां से बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी हम कुछ सुधार कर सकते हैं। कम से कम जहां तक पहुंचे वहां रुक जाएं। हर दूसरे तीसरे दिन यदि
ऐसे ही रेट्स बढ़ेंगे, आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? इसे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और आर्थिक रूप से जिन नीतियों का जिक्र किया गया इस चर्चा में, जो एक्सपर्ट ने बताया, थोड़ा सा उन चीजों पर यदि विचार किया जाए, शायद हम उससे बाहर निकल। मैं शायद इसलिए लगा रही हूं कि कोशिश तो करिए, तो शायद हम निकल पाए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।